हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो 18वीं लोकसभा का गठन भी हो गया और सरकार का गठन भी हो गया, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, शपथ हो गई, विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन अब कुछ रोचक तथ्य निकल करके बाहर आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी फ़कीर हैं, वो कहते हैं मैं तो फ़कीर हूँ, वो झोला उठा के चल दूँगा, मेरा क्या है। देश के चौकीदार हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चौकीदार जी की कैबिनेट में, देश के फ़कीर प्रधानमंत्री की कैबिनेट में 78 मेंबर शामिल मंत्रिमंडल में, और 78 में से 70 लोग करोड़पति हैं। यानी 70 मंत्री ऐसे हैं जिनकी आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा है, और उसमें 6 ऐसे मंत्री हैं जो अरबपति हैं। चौंकाने वाली जानकारी आई है एडीआर की एक रिपोर्ट में। एडीआर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है इलेक्शन को लेकर के। वो अपनी बहुत सारी तथ्य सामने लाते रहते हैं कैंडिडेट्स के बारे में। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनके सारे डेटा को वो सामने लाते हैं। उनके शपथ पत्र के अनुसार जब वो शपथ पत्र भरते हैं नामांकन से पहले, तो उसका वो सर्वेक्षण करते हैं और डेटा कंसोलिडेट करके और वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो डेटा को पब्लिश करते हैं, सामने करते हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट कहती है 78 मंत्रियों में से 70 मंत्री करोड़पति हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में, जो खुद में फ़कीर हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि ये जो करोड़पति लोग हैं, 70 लोग, तो करोड़पति होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ चौंकाने वाली ये है कि 78 लोगों की कैबिनेट में 70 लोग करोड़पति हों, और उस कंडीशन में केवल 8 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से नीचे है। बराबर बराबर का रेशियो तो करते कम से कम। अब ये करोड़पति लोगों को फीलिंग होगी उस गरीब जनता की, नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। और यहाँ सवाल इसलिए और खड़ा होता है कि 78 लोगों में 70 लोग करोड़पति, तो फिर लगता है कि सरकार का जो रुझान है वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ तो नहीं है कहीं। करोड़पति होना मैं फिर कहूँ कि कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होते, जिनको गरीबों का दुख और दर्द पता होता, तो शायद नीतियाँ बनती। नीतियाँ चंद अमीर उद्योगपतियों के लिए नहीं बनती, जिनको रेल बेच दिया, जिनको एयरपोर्ट बेच दिया, जिनको पोर्ट बेच दिए देश के, और गरीब लोगों की सुध नहीं ली, तब संदेह पैदा होता है। और सबसे जान के आपको हैरानी होगी, इन 70 लोगों में 6 लोग अरबपति भी हैं, जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा है। यानी 70 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति कम से कम 1 करोड़ है, 1 करोड़ से अधिक है, लेकिन इनमें 6 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से भी अधिक है। इनमें सबसे ज़्यादा संपत्ति है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी हैं, मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री हैं। 5,705.47 करोड़ का इनका नेटवर्थ है। दूसरे नंबर पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, 424.75 करोड़ इनका नेटवर्थ है। राजघराने से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज परिवार से आते हैं, उस खानदान से आते हैं, तो इनके पास संपत्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है। एच.डी. कुमारस्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी के सुपुत्र हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं कर्नाटक के, केंद्र में मंत्री बने हैं। इनकी कुल नेटवर्थ जो है वो 217.23 करोड़ रुपए है। यानी सब वो अरबपति हैं, जो 6 अरबपति हैं, उनके मैं नाम आपको गिना रहा हूँ। चौथे नंबर पर अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव की जो संपत्ति है वो 144.12 करोड़ की है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और इससे पहले वो आईएएस थे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, ऐसा बताया जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया है। एमबीए करने कहीं विदेश में गए और तमाम सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में वो डायरेक्टर के पद पर भी रहे हैं। तो काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है सरकार का अश्विनी वैष्णव, और कहते हैं कि इनका प्रमोशन भी हुआ है। 5वें नंबर पर राव इंद्रजीत सिंह हैं। इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो है 121.54 करोड़ रुपए।
और उसके बाद 6वें नंबर पर आते हैं पीयूष गोयल, जिनकी नेटवर्थ है 110.59 करोड़। अब आप सोच लीजिए, मैं एक सवाल बार बार उठा रहा हूँ कि जिस मंत्रिमंडल के 78 में से 70 लोग करोड़पति हों और उन 70 में से 6 मंत्री अरबपति हों, उस सरकार का जो विज़न है वो क्या होगा। वो फिर वो अमीरों के लिए काम करती हुई प्रतीत हुई पिछली बार भी, और इस बार भी लगता है कि वही है, अमीरों का बोलबाला है सरकार के मंत्रिमंडल में। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां 78 में 70 लोग करोड़पति हैं, तो 8 लोग तो फिर बचते हैं जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ से कम की होगी, और उनमें गरीब मंत्रियों में भी अगर देख लें तो केवल 6 ही हैं सरकार में गरीब मंत्री, या कहें कि आम आदमी के टाइप के जो मंत्री हैं वो केवल 6 ही हैं। इनमें त्रिपुरा की प्रतिभा भौमिक 6 लाख रुपए इनकी नेटवर्थ है। बंगाल के जॉन बराला, इनकी नेटवर्थ 14 लाख रुपए है। उसके बाद राजस्थान से कैलाश चौधरी, पहले भी मंत्री रहे हैं, पुराने नेता हैं। इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 24 लाख रुपए है। उड़ीसा के विश्वेश्वर डुड्डू 27 लाख रुपए इनकी कुल संपत्ति है, चल अचल संपत्ति। महाराष्ट्र के भी मुरलीधरन, इनकी संपत्ति भी 27 लाख है। और इसी के साथ रामेश्वर तेली, शांतनु ठाकुर और निशित प्रमाणिक ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम है। निशित प्रमाणिक का नाम आया तो एक और चीज़ दिमाग में आई। निशित प्रमाणिक गृह राज्य मंत्री रहे थे और शायद इस बार भी उनको गृह राज्य मंत्री का ही पद मिला है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ निशित प्रमाणिक के ऊपर बहुत आपराधिक संगीन मामलों में केस चल रहा है। 302 का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। तो इस 78 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 32 मंत्री यानी 42% मंत्री, एक और रोचक आंकड़ा ये भी मैं आपके सामने रख दूं, मैंने सोचा कि 33 मंत्री यानी 42% मंत्री इस मंत्रिमंडल के आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, आपराधिक संगीन अपराधों में संलग्न है। 33 मंत्री यानी 42% मंत्रिमंडल जो है इस सरकार का, वो संगीन धाराओं के अंदर नामजद है, जिनमें से हत्या के प्रयास और डकैती जैसे संगीन मामले, आपराधिक मामलों में बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए सरकारों को कि जब तक वो मामले बरी ना हो जाएं, ख़ास तौर से। और मैं फिर आप कहूँगा, फिर लोग यहाँ एक चीज़ और लेकर के आ जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि इस्तीफ़ा दो, और इस्तीफ़ा खुद नहीं देते हैं और ऐसे मंत्री बन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं, गृह राज्य मंत्री बनेंगे निशित प्रमाणिक, और उनके खिलाफ चल रहा है 302 का मुकदमा, जांच एजेंसियाँ गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, तो उनको फिर ऐसे नहीं बनाना चाहिए। खास तौर से केंद्र में उन मंत्रियों को बनाने से, या प्रदेश में भी जहाँ फुल फ्लैश पूरा बहुमत है और जांच एजेंसी भी उनके अंडर आती है, तो प्रदेश में आप बना सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सीबीआई है, उसके ऊपर और सारी संस्थाएं जिनके द्वारा उन प्रदेश के मंत्रियों की जांच हो जाए। लेकिन उनकी ही पुलिस अगर उनकी जांच कर रही हो, प्रदेश की कोई पुलिस या कोई जांच एजेंसी, तब फिर नहीं बनाना चाहिए। जांच एजेंसी को प्रभावित करने का मादा है या नहीं है उस पद में, ऐसे पद पे नहीं बिठाना चाहिए। और 33 मंत्रियों को आप बिठाए हुए हैं अलग अलग पदों पे, जिसमें गृह राज्य मंत्री भी आप बनाए हुए हैं ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज है। तो ओवरऑल विजन इस सरकार का क्या होगा? मैं उनकी बुराई करने के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, सवाल खड़ा होता है, सोचने वाली चीज़ है और गंभीर मामला है। इसको 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट के चलना पड़ेगा। जैसे लखीमपुर खीरी का मामला आया था और वहाँ के जो मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने चढ़ा दी गाड़ी किसानों के ऊपर, उनको रौंद डाला, उसमें काफ़ी किसान घायल हुए, कुछ किसान मर गए थे। उसके बाद वो गृह राज्य मंत्री बने रहे और जांच कर रही थी पुलिस गृह राज्य मंत्री के बेटे की। तो ये थोड़ा बड़ा अजीबोगरीब मामला लगता है। लेकिन फिर मैं कहूँ कि इसको दिल्ली की सरकार से जोड़ना इसलिए ठीक नहीं कि दिल्ली की सरकार के पास अपनी कोई जांच एजेंसी नहीं है, वो पद पे रह सकते हैं, क्योंकि पद पे रहते हुए कोई जांच को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। वो ईडी उनकी जांच कर रही है, ईडी उनके अंडर नहीं आती, ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो अब ये सब मसले हैं। अब यहाँ समीक्षा करना बहुत ज़रूरी होगी, और आगे के एपिसोड में हम लोग समीक्षा इस तरह की करेंगे भी कि सरकार का आगे का विज़न होगा क्या, इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है और इस पर बहुत बातचीत करने की ज़रूरत है। आपसे एक निवेदन ये है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करने की हौसला मिलता है। हम लोग रोज़ लगभग एक कार्यक्रम करते ही हैं। अभी इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पर भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कि वहाँ बिहार में भी चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, इन चुनाव पर भी एक्सरसाइज करेंगे जैसा पिछला हम लोगों ने किया। तो एक रिक्वेस्ट यही है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सवाल यहाँ इसलिए खड़ा होता है कि जो
पिछले कार्यकाल में आपने देखा किस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की गई। एक तरफ कहा गया कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, फिर कहा गया 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। अब ये समझ नहीं आता, कभी गवर्नमेंट ने इसको साफ नहीं किया कि 24 करोड़ रुपए लोग उन्हीं 80 करोड़ लोगों में से थे जो गरीबी रेखा से ऊपर निकले, जो मुफ्त राशन ले रहे थे, या 80 करोड़ लोग कोई और थे, 24 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर निकले, जो कोई और लोग थे। तो ये कोई साफ नहीं है। फिर इतने लोगों को हमने जल से नल से जल दे दिया, इतने लोगों के घर बना दिए, तो अब जिसके बन गए हैं वो वोट करे, जिसके नहीं बने वो उम्मीद में करे कि आगे बनने वाले हैं। तो आंकड़ों की बाजीगरी बहुत करती रही सरकार, लेकिन साफ साफ जो देखा गया वो ये कि किस तरह से पोर्ट बेचे गए, किस तरह से रेल बेची गई, किस तरह से एयरपोर्ट बेचे गए। ये सब ने देखा और सबको पता है कि विदेशों में ले जाकर के इन उद्योगपतियों को भारत की सरकार और प्रधानमंत्री जी साथ ले जाकर के तमाम सारे समझौते कराते हैं। श्रीलंका का एक मामला तो बड़ा चर्चित हुआ था। तो सरकार पे निगाह रखना ज़रूरी है, चूँकि हम देश के नागरिक हैं। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम सब मिल कर के निगाह रखें, इस तरह की खबरों से रूबरू कराते रहें और कहीं न कहीं आवाज़ उठाते रहें कि हमारी सरकार हमारे लिए बनी है, देश के आम आवाम के लिए बनी, आम आदमी के लिए बनी और उसके हक़ में काम करे। इसलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे, इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। हम लोग चर्चा पर चर्चा भी करते हैं, उसको भी अपना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।